साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, ये शब्द हम सब ने सुना है, पर ये असल में काम कैसे करता है? आज हम इसी प्रक्रिया को परत दर परत खोलने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोर्स मटेरियल में एक मैनिपुलेटर के नजरिए से बताया गया है। देखिए, इसका मकसद मैनिपुलेटर बनना नहीं, बल्कि इसके पीछे की मशीन को समझना है, ताकि हम इसे पहचान सकें और खुद को इससे बचा सकें। और देखिए, सोर्स मटेरियल की शुरुआत ही एक सीधी चेतावनी से होती है। ये वीडियो वो लोग ना देखें जो इस दुनिया से दया की उम्मीद रखते हैं। मतलब शुरुआत में ही टोन सेट कर दिया गया है। ये हमें बता रहा है कि हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जहां सही और गलत की जो लकीरें हैं वो काफी धुंधली हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, किसी इंसान पर पूरी तरह से साइकोलॉजिकल कंट्रोल आखिर किया कैसे जाता है? यही वो मेन सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी प्रक्रिया घूमती है, और इसे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस का एक रोड मैप देख लेते हैं। ये कई फेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले एक मैनिपुलेटर की मानसिकता कैसी होती है वो समझेंगे। फिर आएगा इन्वेस्टिगेशन का फेज, कमजोरियों को ढूंढना, विश्वास बनाना जो कि बहुत जरूरी है, और फिर उस इंसान को अस्थिर करना, और आखिर में जो अंतिम चरण है, एक्सप्लॉयटेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मानसिकता की। सोर्स के मुताबिक मैनिपुलेशन का सबसे पहला और बुनियादी लक्ष्य है अपने टारगेट को इतनी गहराई से समझ लेना कि वो एक खुली किताब बन जाए। उसकी हर सोच, हर डर, हर ख्वाहिश, सब कुछ मैनिपुलेटर की नजरों के सामने होना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है फेज 1, इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ये पूरी की पूरी रणनीति की नींव है। आगे जो कुछ भी होगा, हर एक कदम वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि इस फेज में कितनी अच्छी जानकारी इकट्ठी की गई है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी जासूसी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। इसमें टारगेट दुनिया को कैसे देखता है ये समझना होता है, उनके रिश्तों को एनालाइज करना होता है, उनके अतीत में झांकना होता है, और उनकी मेंटल स्टेट को भी आंकना होता है। मतलब एक तरह से एक पूरा साइकोलॉजिकल नक्शा तैयार किया जाता है। तो किस तरह की जानकारी इकट्ठी की जाती है? जैसे कि वो किसके करीब हैं, वो खुद को और दूसरों को किस नज़र से देखते हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई दुख भरी कहानी, उनके माता पिता के साथ रिश्ते कैसे हैं, ये सब एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं जो जुड़कर एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। तो एक बार जब सारी जानकारी इकट्ठी हो जाती है तो आता है फेज 2, कमजोरियों को ढूंढना। ये वो स्टेज है जहां उस सारी जानकारी को एक हथियार में बदला जाता है। और इस फेज का मकसद बिल्कुल साफ और कह सकते हैं कि क्रूर है। ऐसी जानकारी खोजना जिसका इस्तेमाल करके उस इंसान को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। ये सिर्फ फायदा उठाने के लिए नहीं है, ये टोटल कंट्रोल हासिल करने के लिए है। तो सवाल ये है कि किस तरह की कमजोरियों की तलाश की जाती है? सोर्स के अनुसार सबसे असरदार होती हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी चीजें, जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन, पुराने सदमे जिन्हें उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और हाँ, उनकी इमोशनल सीमाएं और उनके ट्रिगर्स। अब जब कमजोरियां पता चल गईं, तो अगला कदम होता है विश्वास की एक ऐसी नींव बनाना जिसे तोड़ा ना जा सके। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, इस फेज के सेंटर में है एक बहुत बड़ा धोखा, एक मास्क, मतलब एक नकली पर्सनालिटी बनाई जाती है, ठीक वैसी जैसी टारगेट चाहता है या चाहती है। लेकिन इसका मकसद दोस्ती करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है मैनिपुलेशन और कंट्रोल के लिए विश्वास जीतना। विश्वास बनाने का जो सबसे बड़ा गोल है वो इंसान बन जाना जिसे खोने के ख्याल से ही टारगेट को सबसे ज्यादा डर लगे। ये सब कुछ एक गहरी इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा करने के लिए किया जाता है। सोर्स इसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बताता है। उनके सबसे बड़े राजदार बन जाओ, उनका सपोर्ट सिस्टम बन जाओ। एक झूठा रिश्ता बनाने के लिए अपनी भी कुछ नकली कमजोरियां शेयर करो, और उन्हें यह महसूस कराओ कि उनसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझता। और अब आता है एक टर्निंग पॉइंट, डिस्टेबलाइजेशन फेज, यानी अस्थिर करने का चरण। ये वो स्टेज है जहां पर बड़ी मेहनत से बनाए गए उस विश्वास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि टारगेट की मेंटल स्टेबिलिटी को तोड़ा जा सके। इसकी पहली टैक्टिक है उनकी सीमाओं को परखना। इसमें जानबूझकर उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस किया जाता है, बस ये देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं और वो कितना कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। और ऐसा करने के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे उन्हें उनके अतीत की या किसी गलती की याद दिलाना, उन्हें ये यकीन दिलाना कि उनकी वजह से मैनिपुलेटर को दुख पहुंच रहा है,
जानबूझकर बहस शुरू करना या उनमें जलन पैदा करना, ये सब तरीके बस उनकी सहन शक्ति को टेस्ट करने के लिए हैं। तो इन सब टैक्टिक्स का आखिर मकसद क्या है? मकसद है ये देखना कि जब वो अनकंफर्टेबल होते हैं तो कैसा बर्ताव करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो मैनिपुलेटर को खुश करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इसी से उनकी डिपेंडेंसी का लेवल पता चलता है। और ये हमें इस प्रक्रिया के आखिरी चरण पर ले आता है, एक्सप्लॉयटेशन। इस पॉइंट पर मैनिपुलेटर के पास वो सारी जानकारी और वो सारा कंट्रोल होता है जिसकी उसे ज़रूरत थी। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं। टारगेट अब पूरी तरह से निर्भर हो चुका है और उसका व्यवहार पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है। वो वही करेगा जो मैनिपुलेटर चाहता है, क्योंकि वो उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन सोर्स मैनिपुलेटर को एक सबसे ज़रूरी चेतावनी भी देता है कि जिस इंसान को मैनिपुलेट कर रहे हो उससे कभी भी इमोशनली अटैच मत होना। ये इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नियम है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि सोर्स कहता है कि अटैचमेंट से दया पैदा होती है, और एक मैनिपुलेटर के लिए दया एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकती है जो कि इस सब का असली मकसद था। और इस पूरे ब्रेकडाउन को हम सोर्स के इसी आखिरी और कह सकते हैं कि भड़काऊ विचार के साथ खत्म करते हैं। या तो लोगों का इस्तेमाल करो या तुम्हारा इस्तेमाल होगा। चुनाव तुम्हारा है।